अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लंग कैंसर। लंग कैंसर की तरफ आने से पहले हम कैंसर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैंसर क्या चीज़ है। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं। कैंसर इज़ द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। हमारे जो बॉडीज़ है या किसी भी जानदार के जो बॉडीज़ है वो सेल्स से बने होते हैं, जिसको उर्दू में हम खलिए कहते हैं। ये सेल्स पर राउंडेड स्ट्रक्चर या जो है क्लोज कंपार्टमेंट्स है ऐसे, जिनको हम सेल्स कहते हैं। तो ये सेल्स पर मुश्तमिल है जो कि माइक्रोस्कोप से हमें नज़र आ जाते हैं। तो ये सेल्स जो है जो ओल्ड सेल्स हो जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उसका एज जो है वो मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो वो उसकी डेथ काज हो जाती है और नए सेल्स जो है उसकी जगह पर बन जाते हैं। सेल डिवीज़न जो है होती है एक कंट्रोल और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत जो है उनकी डेथ काज होती है, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो ये कंट्रोल मेकेनिज़्म जब डिस्टर्ब हो जाता है एक मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर, मुख्तलिफ़ काजेज़ की वजह से ये कंट्रोल मेकेनिज़्म अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर सेल्स अनकंट्रोलेबली जो है वो डिवाइड करते हैं और उसकी ग्रोथ भी होती है, साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और उनका नंबर भी जो है इंक्रीज़ होता है। और इस वजह से इस अनकंट्रोलेबल ग्रोथ की वजह से जो है ये बॉडी पार्ट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे आर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस कंडीशन को कि सेल्स ख़ुद से अपने तौर पर जो है वो डिवाइड करना शुरू कर जाए और उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाए, अनकंट्रोलेबली एनॉर्मस ग्रोथ जो है उनमें अगर पैदा हो जाए और सेल डिवीज़न जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। अच्छा, लिखते हैं इट डिवेलप्स व्हेन द बॉडीज नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म स्टॉप वर्किंग। जिस तरह हमने ये डिस्कस किया कि एपोप्टोसिस एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए से पुराने सेल्स जो है ओल्ड एंड वोन आउट सेल जो है वो उसकी डेथ काज हो जाती है उनकी, और जो नए सेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर डिवीज़न होती है। तो जब ये कंट्रोल मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है, ये अपना काम करना छोड़ देता है, तो इस वजह से कैंसर जो है वो डिवेलप हो जाता है। ओल्ड सेल्स डोंट डाई, पुराने जो सेल्स होते हैं जिनकी उम्र ख़त्म हो जाती है, जिनकी मतलब एक डिवीज़न का एक प्रॉपर टाइम होता है और एक प्रॉपर नंबर होता है कि ये सेल्स इतने नंबर तक डिवाइड करेगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनकी डेथ काज नहीं होती और इसके बजाय इंस्टेड दे ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, उनकी ग्रोथ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो जल्दी जल्दी जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर जाता है और सेल डिवीज़न करता है। और दिस अनकंट्रोलेबल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन फॉर्म न्यू एबनॉर्मल सेल्स, ये नए ऐसे सेल्स बन जाते हैं इसकी वजह से जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। और यही एबनॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इंक्रीज। जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एनॉर्मस इंक्रीज इनमें हो जाता है और इस वजह से मास ऑफ टिश्यू इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड ट्यूमर, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। ऑर्गन्स के अंदर चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, तो उस जगह पर एक ट्यूमर सा बन जाता है, मास ऑफ कंपैक्ट मास ऑफ टिश्यू बन जाता है, मास ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। उर्दू में इसको हम रसोली कहते हैं। तो ये रसोली जो है ये मुख्तलिफ कैंसर में बनते हैं और ज़रूरी नहीं है, बाज़ कैंसर के टाइप ऐसे हैं जिसमें ये ट्यूमर जो है वो नहीं बनते। सम कैंसर सच एज ल्यूकीमिया जो है ये हमारे बोन मैरो का कैंसर है, जिसमें वाइट ब्लड सेल जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो ल्यूकीमिया में जो है दे डोंट फॉर्म ट्यूमर्स इन सम कैंसर लाइक ल्यूकीमिया डोंट फॉर्म ट्यूमर्स। इस ल्यूकीमिया जो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, इसमें ट्यूमर्स नहीं बनते हमारे साथ। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी लंग कैंसर की तरफ। लंग कैंसर, जिसको लंग कार्सिनोमा भी कहा जाता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। ये कैंसर में सबसे कॉमन और ख़तरनाक टाइप है जो कि बहुत सीरियस टाइप ऑफ कैंसर में शुमार होता है। इन लंग कैंसर अ मैलिग्नेंट लंग ट्यूमर इज़ फॉर्म्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। इसमें भी जो है लंग कैंसर में भी जो है एक
ट्यूमर या रसोली जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है, जो कि ख़तरनाक होती है और जो स्प्रेड होने की सलाहियत रखती है, जो कि दूसरे लंग के दूसरे पार्ट्स को भी मुतासर कर सकता है और करीबी आर्गन्स को भी जो है ये स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर, इसके टाइप्स कितने हैं? तो दो बुनियादी तौर पर इसके लंग कैंसर के दो टाइप्स है। नंबर 1 जिसको हम SCLC यानी स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं, और दूसरा टाइप जो है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो ये दो टाइप्स है हमारे साथ लंग कैंसर के। SCLC स्मॉल सेल लंग कैंसर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो कि अफेक्टेड एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनका साइज़ निस्बतन स्मॉल होता है और इसकी अकरेंस जो है ये बहुत कम होती है, ये बहुत कॉमन नहीं है, ये रेयर है, यानी 10 to 15% इसका अकरेंस है। कैंसर में जो लंग कैंसर के जो परसेंटेज है लंग कैंसर 100 में से 10 to 15% लंग कैंसर जो है ये अगर 100 कैंसर के मरीज़ है तो इसमें 10 या 15 जो है मरीज़ स्मॉल सेल लंग कैंसर के होंगे। अच्छा, इसके अलावा इसकी ग्रोथ और स्प्रेड जो है वो बहुत क्विक होती है। अगरचे इसका परसेंटेज बहुत कम है लेकिन इसकी ग्रोथ और स्प्रेड बहुत क्विक होती है और ये मोर फैटल है, ये ज़्यादा जो है ख़तरनाक है, ये ज़्यादा जानलेवा साबित होता है और मरीज़ को, क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग पावर और ग्रोथ जो है बहुत क्विक है, तो मरीज़ को इलाज का टाइम ही नहीं मिलता और वो जो है उसकी डेथ काज हो जाती है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है ये लंग कैंसर का दूसरा टाइप है जो जिसकी अकरेंस ज़्यादा है। 85 to 90% जो पेशेंट होते हैं लंग कैंसर के वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के मरीज़ होते हैं और इसकी ग्रोथ और स्प्रेड जो है वो इतना क्विक नहीं होता और ये इतना फैटल भी नहीं होता क्योंकि इसको ये अगर इनिशियल स्टेजेस में इसकी डायग्नोसिस हो जाए तो इसका इलाज हो जाता है और मरीज़ एक सेहतमंद ज़िंदगी फिर गुजार सकता है। काजेज़ ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर की वजूहात क्या है? तो लंग कैंसर की जो है बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि एक कॉज़ की वजह से एक इंसान में जो है कैंसर लंग कैंसर काज हो जाए, बल्कि ये जो काजेज़ होती है इनका अगर कंबाइंड इफ़ेक्ट एक इंसान पे पड़ जाए, मतलब बहुत से काजेज़ ऐसे हों कि जो एक इंसान पर जो है कंबाइंडली इफ़ेक्ट कर जाए, बहुत सी ऐसी वजूहात होती है जो एक इंसान पर मजमूई तौर पर अगर असरानंदाज हो जाए तो कैंसर के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। मतलब अगर एक बंदा एक या दो काजेज़ जो है वो उस पर असरअंदाज हो रही है तो उसके चांसेस कम है। अगर 4 या 5 काजेज़ एक इंसान पर असरअंदाज हो रही है कैंसर लंग कैंसर की, तो उसके जिस्म में कैंसर पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा लीडिंग काजेज़ में सबसे पहला जो काज है वो है टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, जो कि सिगरेट या सिगार या पाइप की शक्ल में लोग टोबैको स्मोक जो है वो इनहेल करते हैं और सिगरेट नोशी करते हैं। तो तंबाकू नोशी जो है सबसे पहला जो है और लीडिंग काज है। सबसे ज़्यादा जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो अमवात होती है वो टोबैको स्मोक की वजह से हो रही है। अच्छा, टोबैको स्मोक तो है ही ख़तरनाक, सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी तो है ख़तरनाक, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन फिर भी जो है वो पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो ख़ुद तो सिगरेट नोशी नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे माहौल में बैठ जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बैठते हैं जहाँ पर सिगरेट नोशी दूसरे लोग कर रहे हैं, या बच्चे जो है ये भी पैसिव स्मोकिंग से मुतासर होते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकिंग ये जो है बहुत ख़तरनाक है। मतलब एक घर है उसमें जो है पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसके बच्चे जो है उनके बच्चे जो है वो भी मुतासर हो सकते हैं, उनमें भी जो है लंग कैंसर जो है वो काज हो सकता है क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो स्मोक एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल करने के बाद एक्सहेल कर देते हैं और वही स्मोक जो है वो उनके बच्चे जो है वो इनहेल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल केमिकल्स जो है ऐसे केमिकल्स जिनमें कुछ लोगों का रोज़गार ऐसे केमिकल्स के साथ होता है, उनका जो मतलब जॉब होता है वो ऐसे केमिकल्स के साथ वास्ता पड़ता है जो कि कैंसर का सबब बनते हैं। तो माइनिंग जो लोग करते हैं, जो कि माइनर्स होते हैं, कानकनी करते हैं, वो एस्बेस्टास केमिकल के साथ उनका वास्ता पड़ता है और एस्बेस्टास जो है ये सिलिकेट मिनरल है जो कि माइनर्स जो है उसको
एक्सपोज होते हैं और ये जो है ये भी कैंसर पैदा करने का सबब बन सकता है। इसके अलावा हैवी मेटल्स जो है जिसमें आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम और निकल वगैरह आते हैं, ये भी जो है कैंसर जो है काज करने का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ रेडियो एक्टिव केमिकल जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम जो है, ये भी एक कॉज है लंग कैंसर का। इसके अलावा अदर लंग डिजीज़ जो है, ऐसे डिजीज़ है 3rd नंबर पे हमारे साथ लिखा है अदर लंग डिजीज़। ऐसे डिजीज़ जो कि एक पेशेंट में ऑलरेडी लंग डिजीज़ मौजूद है, जिस तरह कोविड या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है या ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये डिजीज़ अगर एक इंसान में मौजूद हो तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस पर लंग कैंसर जो है वो भी अटैक कर ले। तो ऐसे मरीज़ों को जो है इन काजेज़ से, इन वजूहात से, इन फैक्टर से ख़ुद को ज़रूर बचाना चाहिए, क्योंकि इनमें लंग कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 4 नंबर पर हमारे साथ लिखा है रेडान एक्सपोजर। रेडान क्या है? रेडान जो है ये एक रेडियो एक्टिव केमिकल है, रेडियो एक्टिव गैस है, और रेडान जो है ये 2nd लीडिंग काज है ऑफ लंग कैंसर। ये लंग कैंसर का दूसरा जो है लीडिंग काज है। यानी रेडान जो है ये भी बहुत ख़तरनाक है। रेडान एक रेडियो एक्टिव गैस है और ये जो है ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए से हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और वहाँ पर लंग कैंसर पैदा करने का सबब बन सकता है। तो इससे भी ख़ुद को बचाना चाहिए। और अगर लोग जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जहाँ पर ऐसे इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर रहे हैं जहाँ पर रेडान एक्सपोजर है, तो ऐसे गैसेस से जो है वो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मास्क होते हैं, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, तो वो जो है ज़रूर यूज़ करने चाहिए ताकि ख़ुद को लंग कैंसर से बचाया जा सके। 5 नंबर पे लिखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? यानी हेरिडिटरी कुछ डिजीज़ ऐसी होती है कि वो अगर पेरेंट्स में हो तो या जो है फोर फादर्स में हो तो वो न्यू ऑफस्प्रिंग में जो है अगले नस्ल में जो है वो ज़रूर मुंतकिल होते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, अगर आपके फैमिली में किसी और को जो है लंग कैंसर का मसला हुआ था तो आपको भी जो है ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप में भी ये लंग कैंसर जो है वो पैदा हो सकता है। लिहाजा ऐसे लोगों को फिर बाकी जो है ये जो फैक्टर्स है, जो कॉजेज़ है, इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों से ख़ुद को ज़रूर बचाना चाहिए क्योंकि उनमें चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 6 नंबर पर हमारे साथ है एज। एज भी एक फैक्टर है। एज जो है ये भी एक फैक्टर है, यानी जो एडल्ट ऐसे एडल्ट हैं जिनकी उम्रें जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब 60+ एज है जिन लोगों की, जो कि ओल्ड एज में आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स, लंग कैंसर के पेशेंट्स को ये सर्वे से ये बात पता चली है कि 2 आउट ऑफ 3 पेशेंट्स ऑफ लंग कैंसर आर ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज। एज जो है ये लंग कैंसर का एक अहम फैक्टर है। बड़ी उम्र में जो है लोगों को कैंसर, अमूमन लंग कैंसर जो है वो लाहक हो जाता है। लिहाजा फिर जो है जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपको यंग एज में कैंसर का मसला पैदा नहीं हुआ है तो आपको इन सारे फैक्टर से ख़ुद को बचाना चाहिए। इन पोल्यूशन, इन ये जो कॉजेज़ है, ये जो केमिकल्स है, इन चीज़ों से ख़ुद को बचाना चाहिए क्योंकि ये चांसेस मौजूद है कि आपको ओल्ड एज में जो है कैंसर का मसला पैदा हो सकता है। तो ओल्ड एज जो है ये जिस तरह लिखा गया है कि 3 में से 2 पेशेंट ऐसे होते हैं लंग कैंसर के जिनकी उम्रें ज़्यादा होती है। मतलब ये लंग कैंसर जो है ये ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, ये उस ओल्ड एज में ज़्यादा जो है वो काज हो सकता है ओल्ड पीपल में। लास्ट में 7 नंबर पर लिखते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है ये बुनियादी चीज़ है, एक अहम फैक्टर है, अहम कॉज है, क्योंकि एयर से इन्हेलेशन एक्सहेलेशन से तो हम ख़ुद को रोक नहीं सकते। इन्हेलेशन ब्रीथिंग हम जो है वो हर टाइम 24 आवर कर रहे हैं। लिहाजा एक ऐसा रीजन जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो ऐसे पोल्यूटेड एरियाज़ में जो है लंग कैंसर के चांसेस उन पॉपुलेशन में, उन लोगों में जो है ये लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोक जो कि एक क्राई ऑफ द डे है पाकिस्तान में, जो है स्मोक का मसला जो है पिछले कई सालों से सिटीज़ में, अमूमन जो हमारे सिटीज़ और इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पर स्मोक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह लाहौर में पिछले कई सालों से लाहौर जो हमारा इम्पोर्टेंट सिटी है वहाँ पर जो है स्मोक का मसला पैदा हो गया है, तो ये भी कैंसर के जो है लंग कैंसर का सबब बन रहा है। इसके अलावा
फाइन पार्टिकुलेट एंड सल्फेट एरोसोल्स इन द व्हीकल्स एग्जॉस्ट फ्यूम्स। जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियाँ है, जो धुआं निकाल रही है, बाहर छोड़ रही है, तो उन धुएं में, गाड़ियों के धुएं में फाइन पार्टिकुलेट ऐसे पार्टिकल्स होते हैं और ऐसे सल्फेट एरोसोल्स होते हैं, सल्फेट केमिकल्स होते हैं और बाकी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में मिल जाते हैं। और हवा में मिल जाने के बाद जो है ये आप इसको इनहेल करते हैं। ब्रीदिंग के दौरान आप इन चीज़ों को, इन केमिकल्स को इनहेल करते हैं। जिस तरह आप स्मोक को इनहेल कर रहे हैं, जिस तरह आप ये जो गाड़ियों के फ्यूम्स हैं, गाड़ियों के धुएँ हैं, वो भी आप इनहेल कर रहे हैं। लिहाजा ये जो है ये जो केमिकल है, ये जो स्मोक है, ये जो स्मोग है, ये जो एयर पोल्यूशन है, ये भी लंग कैंसर का एक बुनियादी सबब है। सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर के अलामात जो है वो क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले परसिस्टेंट कफ होता है, मुसलसल जो है वो खांसी इंसान को आती रहती है और पेशेंट जो है वो खांसता रहता है। नंबर 2 पे लिखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद एक्टिविटी। जब एक बंदा कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है, सांस जो है वो रुक जाता है, सांस जो है लेने में दुश्वारी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मसला हो जाता है। इसके अलावा कफिंग ऑफ ब्लड जो है, जब इंसान खांसी करता है, खांसता है, तो उसके जो है वो बलगम वगैरह में या खांसी के दौरान जो है उसके मुंह से ब्लड जो है वो निकलना शुरू कर देता है, क्योंकि लंग में जो है वो इन्फेक्शन है, लंग जो है वो अफेक्टेड है, तो इसी वजह से जो है ब्लड खांसी के दौरान आता है। इसके अलावा रिपीटेड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, दूसरे जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जो लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो है मुसलसल इस लंग कैंसर के पेशेंट पर जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा पेन इन शोल्डर, आर्म, चेस्ट और बैक, सांस लेने के दौरान या ऐसे ही जो है शोल्डर में, बाजू में, चेस्ट में, सीने में, और या जो है बैक में, आपके जो वेस्ट रीजन है, बैक में आपको जो है पेन जो है वो महसूस होगा। लंग जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको ये मुख्तलिफ जगहों पर पेन जो है वो उसकी शिकायत होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती और इसी वजह से वेट लॉस हो जाता है, इंसान का वज़न जो है वो बहुत कम हो जाता है और वीकनेस जो है उस पर आ जाती है। इसके अलावा फटीग या वीकनेस लिखा गया है, थकावट उसको होती है, कमज़ोरी आती है। 9 नंबर पे लिखते हैं हॉर्सनेस जो है, हॉर्सनेस क्या है? गले या आवाज़ का बैठ जाना, वो जो है वो आवाज़ नहीं निकाल सकता, बातें नहीं कर सकता आसानी से, आवाज़ या गले का बैठ जाना जो है ये भी एक सिम्टम्स में शुमार होता है। 10 नंबर पे लिखते हैं स्वेलिंग ऑफ नेक और फेस। स्वेलिंग जो है वो सूजन सी पैदा हो जाती है, वो उबार सा पैदा हो जाता है इन द नेक और फेस रीजन या नेक रीजन में जो है वो स्वेलिंग पैदा हो जाती है और सूजन सी अलामत जो है वो पैदा हो जाती है। डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर, यानी लंग कैंसर की तशख़ीस या बीमारी की जांच जो है वो कैसे की जा सकती है? एक्सरे इमेज शोज एबनॉर्मल मास और नोड्यूल। एक्सरे के ज़रिए जो है लंग कैंसर का पता चलाया जा सकता है और एक्सरे जो है, एक लंग कैंसर का पेशेंट है तो उसके एक्सरे में एक एबनॉर्मल सा मास या नोड्यूल सा जो है वो नज़र आएगा और वो जो है आपको बताएगा कि ये इस मरीज़ के लंग्स में जो है ये प्रॉब्लम पैदा हो गई है और ये लंग कैंसर की एक अलामत है। इसके अलावा सीटी स्कैन जो है, यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन जो है वो किया जाता है। ये भी एक इमेज होता है जो आपको लंग्स के अंदर मज़ीद जो है वो क्लियर जो है इमेज दे सकता है और लेशंस जो है वो लंग के अंदर जो रफ्चरिंग हुई है, जो लेशंस बन गए हैं, जो ज़ख़म बन गए हैं, वो आपको क्लियरली दिखाएगा कि लंग्स के कौन से पार्ट में जो है लेशंस बन गए हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन का एक एडवांस शक्ल जो है PET CT स्कैन है, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी जो है ये क्या है? ये एक CT स्कैन का एक मॉडर्न टाइप है जो कि लंग
कैंसर के पेशेंट्स के लिए उसकी डायग्नोसिस के लिए की जाती है। इसके अलावा स्पूटम साइटोलॉजी किया जाता है, यानी बलगम जो होता है, पेशेंट का बलगम लिया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है, स्पूटम सैंपल, और उसकी साइटोलॉजी की जाती है। उसमें सेल्स जो है वो सेल्स देखे जाते हैं, उनकी एनालिसिस की जाती है। प्रेजेंस एंड एनालिसिस ऑफ लंग कैंसर सेल्स, उसके स्पूटम में देखा जाता है कि उसमें लंग कैंसर के सेल्स मौजूद है या नहीं मौजूद। तो ये डायग्नोसिस के लिए ये चीज़ें की जाती है। इसके अलावा ब्रांकोस्कोपी की जाती है। ब्रांकोस्कोपी से क्या मुराद है कि एक वायर कैमरा जो है आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए से दाखिल किया जाता है। आपके जो एयरवेज है, जो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, तो उन जगहों को देखा जाता है और फिर लंग्स के अंदर जो है वो कैमरा दाखिल किया जाता है। डॉक्टर्स या एक्सपर्ट जो है वो आपके लंग्स के इंटरनल जो इमेजिंग है, जो स्ट्रक्चर है, उसको देखते हैं और एक कैमरे के ज़रिए वो उसकी जांच करते हैं कि आपके लंग्स की कैफियत क्या है, बीमारी की हालत क्या है। और इसके अलावा बायोप्सी भी की जाती है। बायोप्सी से क्या मुराद है? बायोप्सी से मुराद ये है कि लंग्स के जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं उससे थोड़ा सा हिस्सा जो है वो काटा जाता है, अलग किया जाता है और उसकी जो है फिर एनालिसिस की जाती है कि उसमें कैंसर सेल्स जो है वो मौजूद है, वो जगह जो है वो कैंसर से अफेक्टेड है या कोई और इन्फेक्शन है। लिहाजा बायोप्सी जो है टिश्यू जो है वो अलग किया जाता है और उसकी एनालिसिस की जाती है। फिर लास्ट नंबर पर 6 नंबर पर हमारे साथ दिखते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग से मुराद ये है कि कैंसर की स्टेज को जो है वो मालूम किया जाता है कि ये कैंसर जो है इनिशियल स्टेज में है या फाइनल स्टेजेस में है या कौन सी जो है स्टेज में मौजूद है। तो स्टेजिंग जो है ये भी की जाती है ताकि आपके कैंसर की जो है वो स्टेज को मालूम किया जा सके। ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, यानी लंग कैंसर का इलाज किस तरह किया जा सकता है? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले और सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो सर्जरी है। लेकिन सर्जरी सिर्फ उस वक्त काम करती है जब ये अर्ली स्टेजेस में कैंसर डायग्नोस हो जाए। तो ये अर्ली स्टेजेस में अगर कैंसर है और कैंसर का टाइप भी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, तो उसमें सर्जरी की जाती है। लंग के जो इन्फेक्टेड पार्ट है, जो कैंसर अफेक्टेड पार्ट है, वो रिमूव किया जाता है सर्जिकली और पेशेंट को जो है वो उसके बाद फिर एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स के मराहिल से वो गुज़र जाता है, तो वो फिर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। तो सर्जरी जो है सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट में है एक है, लेकिन ये जो है ये उस स्टेजेस में किया जाता है जब कैंसर जो है वो इब्तिदाई स्टेजेस में हो, इनिशियल स्टेज में हो और वो डायग्नोस भी हो जाए। सेकंड नंबर पर हमारे साथ ट्रीटमेंट में कीमोथेरापी है। कीमोथेरापी जो है केमिकल्स या ड्रग्स दिए जाते हैं कैंसर के पेशेंट को, और ये आईवी फ्लूइड्स यानी इंटरवेनस फ्लूइड्स की शक्ल में ये ड्रग्स होते हैं और ये कैंसर के सेल्स को किल करते हैं ये ड्रग्स। लेकिन इसमें एक नुकसान होता है, वो नुकसान ये है कि ये कैंसर अफेक्टेड सेल के साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी जो है अपना शिकार बना लेते हैं, उसको भी जो है किल करते हैं, उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो कीमोथेरापी का ये जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ टारगेटेड थेरापी भी की जाती है। कीमोथेरापी के जो नुकसानात है उससे बचने के लिए टारगेटेड थेरापी की जाती है। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये सिर्फ उन सेल्स को टारगेट करता है जो इन्फेक्टेड सेल्स हो, जो कैंसर से अफेक्टेड सेल्स हो, तो उनको ये टारगेट करता है। लेकिन इसमें भी एक खामी है, इसमें भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। वो ये है कि ये हर किस्म के कैंसर में जो है ये इफ़ेक्टिव नहीं है, हर किस्म के कैंसर में ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये जो है इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो अगर ये किसी कैंसर के इलाज के लिए ये मौजू नहीं है, ये सूटेबल नहीं है, तो फिर मजबूरन जो है कीमोथेरापी की तरफ जाना पड़ता है। इसके अलावा इम्यूनोथेरापी भी की जाती है। इम्यूनोथेरापी क्या है? इम्यूनोथेरापी ये है कि ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं पेशेंट को जो उसकी अपनी इम्यूनिटी, पेशेंट के इम्यूनिटी को जो है एनहेंस करता है, एम्पावर करता है, और फिर उसका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर के सेल्स को अटैक करता है और
और उसको किल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा 5 नंबर पर हमारे साथ है रेडिएशंस। रेडिएशन यानी ऐसे रेज जो है, पावरफुल एक्स रेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कैंसर के पेशेंट के उस पार्ट को फोकस किया जाता है जो अफेक्टेड हो, जो कैंसर सेल्स वहाँ पर हो, जहाँ पर ट्यूमर बना हो, तो वो कैंसर सेल्स को जो है टारगेट करते हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनको किल करने की कोशिश की जाती है रेडिएशन के ज़रिए। इसके अलावा 6 नंबर पर हमारे साथ जो ट्रीटमेंट का टाइप लिखा गया है वो है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब ये है कि जब कैंसर अपने लास्ट स्टेजेस में चला जाए और पेशेंट के बचने के इम्कानात बहुत कम हो जाए, उसका इलाज जो है, बाकी इलाज जो है वो या तो उसमें जो है वो लेट डायग्नोस हुआ है या बाकी ट्रीटमेंट के ज़रिए वो उसकी केयर नहीं हुई है, वो उसका इलाज नहीं हो पाया है, तो फिर पैलिएटिव केयर किया जाता है। पैलिएटिव केयर में ये किया जाता है कि ये जो है ये असल में कैंसर का इलाज नहीं है, इससे कैंसर ख़त्म नहीं होता, ठीक नहीं होता, लेकिन मरीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, जो अलामात होते हैं, जो पेन या दर्द और जो उस पर जो दबाव या प्रेशर होता है, उस पर जो सख्ती होती है, तो उस सख्ती उस पेशेंट के दर्द और सिम्टम्स अलामात को कम करने के लिए पैलिएटिव केयर किया जाता है। ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं ताकि उसके दर्द और तकलीफ़ को जो है वो कम किया जा सके। इट इज़ डन इन एडवांस स्टेजेस। ये जब कैंसर एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाए तो उन स्टेजेस में ये किया जाता है। लिखते हैं इट डोंट क्योर द कैंसर। ये कैंसर का इलाज नहीं है, ये कैंसर इससे ठीक नहीं होगा, लेकिन मरीज़ की तकलीफ़ जो है वो ज़रूर कम होती है। इट फोकस इज़ टू सेटिस्फाई एंड काम द पेशेंट एज लॉन्ग एज ही और शी लिव्स। जितना ही एक मरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी बाकी रहती है, तो जितनी उसकी ज़िंदगी होती है उसके ज़िंदगी के दौरान उसके मतलब जो तकालीफ़ होती है उसको ख़त्म किया जाता है, उसको काम किया जाता है, उसको सेटिस्फाई किया जाता है। जो चीज़ें वो मांगता है, जो दर्द की वो शिकायत करता है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, दर्द को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उसकी तकलीफ़ को मिटाने की कोशिश की जाती है, और जो चीज़ें जो खुराक वो मांगता है तो वो उसको फ़राहम की जाती है। तो ये जो है ये हमारे साथ उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। लास्ट में लंग कैंसर के हवाले से कुछ फैक्ट्स या हक़ाइक़ जो है यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। लंग कैंसर जो है ये इट इज़ द टॉप किलर इन ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के जितने भी अक़साम हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फैटल है, जो सबसे ज़्यादा जानलेवा है, वो लंग कैंसर है, क्योंकि लंग्स जो है ये एक वाइटल आर्गन है, और अगर ये इफ़ेक्ट हो जाए तो आपकी ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, और इंसान बहुत जल्दी जो है वो उसकी फौतगी हो जाती है, वो उसकी डेथ काज हो जाती है। इसके अलावा लिखते हैं एवरी 30 सेकंड्स अ पर्सन डाइज ऑफ लंग कैंसर, यानी पूरी दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद जो है एक इंसान जो है वो लंग कैंसर से मर जाता है, उसकी डेथ काज हो जाती है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। 30 सेकंड, हर 30 सेकंड बाद जो है, यानी 1 मिनट में 2 इंसान जो है वो लंग कैंसर की वजह से मर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया में। अच्छा, लंग कैंसर किल्ड अबाउट 9.6 मिलियन पीपल इन 2018। पूरी दुनिया में तमाम अक़साम के जो कैंसर्स है उसकी वजह से एक साल के अंदर सिर्फ 2018 का जो डेटा है वो हमारे साथ अवेलेबल है, तो अबाउट 9.6 मिलियन जो है लोग जो है 2018 में वो कैंसर की वजह से मरे हैं। और इस 2018 साल के ही अंदर इसमें ये जो 9.6 मिलियन है, इसमें 1.76 मिलियन जो है ये लंग कैंसर की वजह से ये डेथ काज हुई है। तो ये भी एक बड़ा फिगर है, ये भी बहुत ज़्यादा तादाद है, लंग कैंसर की वजह से लोगों की अमवात हुई है। अच्छा, 4 नंबर पर लिखते हैं 1 in 6 डेथ्स इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू कैंसर। पूरी दुनिया में जितने भी लोग मर रहे हैं तो 6 में से 1 इंसान जो है वो कैंसर की वजह से उसकी मौत वाक़ हो रही है। तो बहुत से काजेज़ है मतलब डेथ के, एक्सीडेंट हो जाते हैं, और भी बहुत सी बीमारियां हैं
तो उसमें से हर 6 बंदे जो मर रहे हैं उसमें से एक बंदा जो है वो कैंसर की वजह से उसकी मौत वाक़ हो रही है। लास्ट नंबर पर लिखते हैं ओनली 1 in 10 पीपल सर्वाइव ऑफ लंग कैंसर, यानी लंग कैंसर अगर एक इंसान को हो गया है, लाहक हो गई है ये बीमारी, तो उसमें से हर 10 में से सिर्फ एक आदमी जो है वो सर्वाइव करता है और बाकी 9 जो लोग हैं वो जो है उनकी मौत हो जाती है। और लिखते हैं कि ये विदिन 5 ईयर्स जो है इनकी ये डेथ जो है ये काज हो जाती है। तो ये भी एक जो है एक अलार्मिंग बात है। मतलब ये है कि लंग कैंसर जो है, कैंसर बज़ात ख़ुद एक ख़तरनाक बीमारी है और लंग कैंसर उसकी फिर एक लीडिंग जो है वो डेथ कॉजिंग फिर उसका एक टाइप है। लिहाजा ये जो है जो हमने जो काजेज़ पढ़ी, जो फैक्टर्स पढ़ी, उससे ख़ुद को ज़रूर बचाना चाहिए और ये अवेयरनेस जो है वो दूसरों तक जो है ये भी पहुंचाना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक लंग कैंसर। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन मुंतखब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।